Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in MDCAT Biology preparation, in which we are trying to cover all topics of biology according to the syllabi of University of Health Sciences, that is UHS, National University of Medical Sciences, that is NUMS, Educational Testing and Evaluation Agency of KPK, that is ETA, as well as MDCAT of other provinces taken by various examining bodies. Today we are going to start lecture number 15 of MDCAT Biology preparation, in which we will cover some more topics of unit number 2 biological molecules. पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सिलसिले में मोनोसेक्राइड्स को कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हमने ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड के टॉपिक्स को कवर करना है. आज के हमारे लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज खास तौर पर कवर करना, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स को नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है into different groups: डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड अप टू डेकासेक्राइड. और इन सब में से जो मोस्ट कॉमन टाइप के ओलिगोसेक्राइड्स हैं, जिन्हें डाइसेक्राइड्स कहा जाता है, तो हम फर्दर आज के लेक्चर में इन डाइसेक्राइड्स का केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और जो कॉमन डाइसेक्राइड लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं उनकी फॉर्मेशन और उनका ब्रेकडाउन ऑब्जर्व करेंगे. मसलन सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीन इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं, तो इनकी कंडेंसेशन और इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करना है. पॉलीसेक्राइड्स को दो ग्रुप्स में आमतौर पर क्लासिफाई किया जाता है, एक होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड. और होमोपॉलीसेक्राइड की जो कॉमन एग्जांपल्स लिविंग बॉडीज के अंदर पाई जाती हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. मसलन वो होमोपॉलीसेक्राइड्स की जो कॉमन टाइप्स लिविंग बॉडीज में पाई जाती हैं, उनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन शामिल हैं. तो आज के लेक्चर के एंड तक हम इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में आपको बताएंगे, जो एमडीकैट में मुख्तलिफ टेस्ट्स के अंदर पूछे जाते हैं. तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं. लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिए कि लेक्चर के इख्तिताम पर जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लेक्चर के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और अपनी बुक से भी इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रीड कर चुके होंगे, तो आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक टेस्ट के लिंक को क्लिक करके इस लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक असाइनमेंट हासिल कर सकते हैं. गूगल फॉर्म के थ्रू वो असाइनमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी और आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद उसे आप सबमिट कीजिएगा. तो जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा. और अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको समझ में ना आए, या आप उसमें कोई डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी. तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं. पिछले लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जी. उसके बाद देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड, जो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा ग्रुप है, ओलिगोसेक्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और मैंने आपसे शेयर किया था कि फ्यू की कोई रेंज होनी चाहिए, और वो फ्यू की रेंज यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड के केस में 2 से 10 तक है. यानी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट 2 सेक्राइड यूनिट या मैक्सिमम 10 सेक्राइड यूनिट का बना हुआ है, तो आप उसको ओलिगोसेक्राइड कह सकते हैं. तो ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट. ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड एंड up to decasaccharide are different forms of oligosaccharides. लेकिन इन तमाम फॉर्म्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप है ओलिगोसेक्राइड की, वो दरअसल डाइसेक्राइड है. डाइसेक्राइड आर द मोस्ट कॉमन
फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड। ठीक है जी, तो इस तरह से डाइसेक्राइड की हमने फर्दर कुछ टाइप्स को भी यहां पर कवर करना है। मिसाल के तौर पर डाइसेक्राइड्स में 3 डाइसेक्राइड्स बहुत फेमस हैं और लिविंग बॉडीज के अंदर ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक डाइसेक्राइड कहलाता है सुक्रोज, दूसरे डाइसेक्राइड का नाम है माल्टोज और तीसरे डाइसेक्राइड का नाम है लैक्टोज। अब ये देखिए कि इन डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन यहां पे शो की गई है। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। देखिए अल्फा ग्लूकोज की पहचान क्या होगी कि इसके एनोमेरिक कार्बन पर OH डाउनवर्ड होगा, और बीटा फ्रक्टोज की पहचान क्या होगी कि इसके एनोमेरिक कार्बन पर OH अपवर्ड होगा। बीटा फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन सेकंड कार्बन है और जबकि अल्फा ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन है। तो इस तरह से ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज आपस में रिएक्ट करेंगे। दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, और इस रिएक्शन में इस कार्बन 1 का OH ग्रुप कार्बन 2 के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कार्बन 1 के OH ग्रुप में से कार्बन 1 का कंप्लीट OH ग्रुप और कार्बन 2 के OH ग्रुप में से सिर्फ हाइड्रोजन निकल कर वाटर बना लेगा, जबकि ग्लूकोज के कार्बन 1 और फ्रक्टोज के कार्बन 2 के दरमियान ये ऑक्सीजन एक लिंक फॉर्म कर लेगा। दिस लिंक इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। सिंस दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ फ्रक्टोज, देयरफॉर दिस glycosidic bond is called 1,2 glycosidic bond. And why this glycosidic linkage या glycosidic bond is called alpha linkage, alpha 1,2 glycosidic linkage इसे क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कि इस कंडेंसेशन के दौरान जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमेशा ये लेफ्ट साइड का जो यूनिट है इसे फर्स्ट यूनिट कहा जाता है। तो चूंकि फर्स्ट यूनिट एक अल्फा टाइप का यूनिट था, इस वजह से जो लिंकेज बनेगी यहाँ पर वो भी अल्फा लिंकेज कहलाएगी। और अगर ये फर्स्ट यूनिट बीटा यूनिट हो तो लिंकेज का नाम फिर बीटा लिंकेज कहलाता है। तो बहरहाल आप याद रखिए कि सुक्रोज के अंदर अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए जब ये अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज के साथ कंडेंस हो जाए तो ये जो प्रोडक्ट अब बनी है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज दरअसल ये केन शुगर भी कहलाती है, आमतौर पर इसे केन शुगर कहा जाता है, और ये केन शुगर केन के अंदर बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा आपको शुगर बीट में भी ये मिलेगी और टू सम एक्सटेंट बाकी प्लांट्स के अंदर भी स्टोर्ड फॉर्म में मिल सकती है। लेकिन सुक्रोज बुनियादी तौर पर एक ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट का फूड ट्रेवल करता है। देखिए प्लांट का फूड जब बनता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और जब फूड ने स्टोर होना होता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन दरमियान में जब फूड का ट्रेवल होगा तो उस ट्रेवलिंग के दौरान ये सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सुक्रोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि सुक्रोज एक तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ये किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी ये उसको रिड्यूस नहीं करती। कुछ दूसरी जो शुगर्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकती है और उनको रिड्यूस करने की वो सलाहियत रखती हैं। लेकिन सुक्रोज के अंदर चूंकि ये सलाहियत नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लिहाजा ट्रांसपोर्ट के दौरान ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं करती। और दूसरा, सुक्रोज इज हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ये क्विकली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो इस तरह से सुक्रोज की फॉर्म में फूड का ट्रेवल मुमकिन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये चूंकि एक डाइसेक्राइड शुगर है तो डाइसेक्राइड के मुकाबले में मोनोसेक्राइड्स तो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो फिर ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही ट्रैवलिंग क्यों नहीं हो रही? तो उसकी मैंने अभी आपको वजह बताई है कि सुक्रोज के अलावा बाकी जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, यानी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और इस वजह से उस फॉर्म में ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाएगी। और स्टार्च की फॉर्म में ट्रैवलिंग इस वजह से नहीं होती कि स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और इसकी फॉर्म में ये ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे सूटेबल फॉर्म है शुगर की वो ये सुक्रोज ही है।
अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाई, ये तो है कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। तो दिस इज एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन इसका जो रिवर्स रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस। यानी अगर सुक्रोज के अंदर वाटर ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज सुक्रेज एंजाइम, यहां पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है सुक्रेज एंजाइम। अगर उस सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर ऐड किया जाए तो सुक्रोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए ये दूसरी जो एग्जांपल है माल्टोज की, माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। तो एक अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 का OH ग्रुप दूसरे अल्फा ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा। कार्बन 1 का ये कंप्लीट OH ग्रुप कार्बन 4 के OH ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन यहां से निकलकर ये वाटर फॉर्म कर लेंगे, जबकि इन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के दरमियान बन रहा है, इस वजह से इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा। और चूंकि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेने वाले जो 2 यूनिट्स थे उनमें पहला यूनिट एक अल्फा टाइप का यूनिट है, अगरचे दूसरा भी अल्फा यूनिट है, लेकिन हमेशा ये जो नेमिंग की जाती है लिंकेज की वो फर्स्ट यूनिट की बुनियाद पर की जाती है और वो लेफ्ट साइड का यूनिट होगा। तो ये चूंकि एक अल्फा यूनिट है, इस वजह से आप इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, जैसे हमने सुक्रोज की बात की कि हाइड्रोलिसिस के दौरान ये वाटर इसके अंदर ऐड किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से माल्टोज में भी आप वाटर अगर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज माल्टेज एंजाइम, तो इस माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो माल्टोज है ये स्प्लिट कर जाएगा इनटू 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। माल्टोज इसे आमतौर पर माल्ट शुगर भी कहा जाता है, माल्ट शुगर। तो माल्ट शुगर कहने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये माल्टे के अंदर चूंकि ज्यादा मौजूद है तो इस वजह से इसको माल्ट शुगर कहा जा रहा है, माल्टे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ये शुगर माल्टिंग प्रोसेस की प्रोडक्ट है, माल्टिंग, और इस वजह से इसे माल्ट शुगर कहा जाता है। व्हाट इज माल्टिंग? एक्चुअली माल्टिंग जो है ये एक केमिकल एक्टिविटी है जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में, जहां पर शराब वगैरह बनाई जाती है, वहां पर इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि स्टार्च को ब्रोकन डाउन करवाया जाता है, स्टार्च उसको ट्रीट करते हैं एक एंजाइम के साथ नोन एज अल्फा अमाइलेज। तो ये एंजाइम अल्फा अमाइलेज एंजाइम ये स्टार्च को ब्रोकन डाउन करता है इनटू माल्टोज। तो ये डाइसैकेराइड चूंकि इस माल्टिंग प्रोसेस के दौरान बनती है, इस वजह से इस डाइसैकेराइड को माल्टोज का नाम दिया गया है। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू अ डाइसैकेराइड नोन एज माल्टिंग, तो ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, इसे कहते हैं माल्टिंग। और चूंकि ये माल्टिंग प्रोसेस की प्रोडक्ट है इस वजह से इसको माल्ट शुगर आमतौर पर कहा जाता है। तो आप माल्टोज को या माल्ट शुगर को क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज माल्टोज और माल्ट शुगर? तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि दिस इज एन इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन, या इसी तरह से जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो तब भी ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पर माल्टोज प्रोड्यूस होता है। तीसरा डाइसैकेराइड है लैक्टोज। लैक्टोज की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि इसमें एक बीटा ग्लैक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज आपस में कंडेंस करते हैं। तो जो बीटा ग्लैक्टोज होगा उसके कार्बन 1 का OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा और बीटा ग्लूकोज में भी कार्बन 1 का OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा। लेकिन यहां पर रिएक्शन किस किस के दरमियान हो रहा है? बीटा ग्लैक्टोज के कार्बन 1 का OH ग्रुप बीटा ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहां पर ग्लैक्टोज के कार्बन 1 का कंप्लीट OH ग्रुप और ग्लूकोज के कार्बन 4 के OH ग्रुप में से सिर्फ हाइड्रोजन निकलकर ये वाटर बना लेगा, जबकि कार्बन 1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज के दरमियान एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन एटम आपको नजर आ रहा है ये दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में आ जाएगा। इस तरह से ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा इसे कहा जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन 1 और 4 के दरमियान बना है। और इसे बीटा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस केस में जो फर्स्ट यूनिट था वो बीटा टाइप का यूनिट था, इस वजह से ये लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने सुक्रोज और माल्टोज के हाइड्रोलिसिस की बात की थी, अगर ये लैक्टोज में भी वाटर ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज
लैक्टेज एंजाइम, तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो अब आप देखिए इन डाइसैकेराइड में से अक्सर एमसीक्यूज बनते होते हैं। इनमें से किस तरह के एमसीक्यूज हो सकते हैं? एक तो आप ये फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है इसको याद रखिए, इनमें आप इनके स्ट्रक्चर्स को भी याद रखिए, या फिर ये जो नेम्स हैं इनको याद रखिए। जैसे आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, और आपको ऑप्शन दिया जाता है मिसाल के तौर पर माल्टोज, लैक्टोज, बोथ, एनी वन, वाटर और नन ऑफ देम। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो माल्टोज कैन बी प्रोड्यूस्ड, या लैक्टोज, या बोथ, या एनी वन, या वाटर, या नन। तो आमतौर पर ऐसा लगता है कि चूंकि इन दोनों की कंडेंसेशन से सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज यहां पर गिवन नहीं है, तो वी शुड मूव टुवर्ड्स द नन। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, आपने नन की तरफ नहीं जाना। वो क्यों? वो इस वजह से कि यहां पर गौर कीजिए स्टेटमेंट के ऊपर, मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस। तो आप देखिए कि जब ये दोनों कंडेंस करते हैं तो सिर्फ ये सुक्रोज ही तो नहीं बनता बल्कि वाटर भी तो प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से यहां पर कैन बी प्रोड्यूस में आप वाटर को पिक करेंगे, ये राइट आंसर होगा। आप अगर ये नन की तरफ चले गए तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन बाकी किसी और डाइसैकेराइड के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये इस तरह से इनके हाइड्रोलाइसिस टाइप के रिएक्शंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हेन माल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस्ड। अब उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होंगे कि 2 अल्फा ग्लूकोजेज, 2 बीटा ग्लूकोजेज, या 1 अल्फा 1 बीटा, या 1 अल्फा ग्लूकोज 1 बीटा फ्रक्टोज। इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव राइज 2 अल्फा ग्लूकोजेज। सिमिलरली लैक्टोज, इसकी भी हाइड्रोलिसिस के लिहाज से क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये हाइड्रोलाइज हो तो क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ से रिलीज होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इनके ऊपर तवज्जो रखने की जरूरत है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं जी। पॉलीसैकेराइड्स ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि पॉली का मतलब होता है मैनी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैनी की कोई ना कोई रेंज होनी चाहिए। तो मैनी की यहाँ पर रेंज क्या थी? मैनी की रेंज है मोर देन 10। तो मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में है तो उस कार्बोहाइड्रेट को आप पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की फर्दर काफी टाइप्स होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरी टाइप को कहा जाता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड ऐसा पॉलीसैकेराइड होगा व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट। अगर कोई पॉलीसैकेराइड सेम रिपीटिंग यूनिट से कंपोज हुआ हो, उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं मोनोमेरिक यूनिट्स वो सेम टाइप की हों, तो ऐसी सूरत में आप उस पॉलीसैकेराइड को होमोपॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। तो इसमें जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर्स सेम होने चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंट मोनोमर्स मौजूद हैं किसी पॉलीसैकेराइड के अंदर, तो ऐसी सूरत में आप उस पॉलीसैकेराइड को हेट्रोपॉलीसैकेराइड के तौर पर डिफाइन करेंगे। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आर दोज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स, लेकिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स आर दोज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। पॉलीसैकेराइड्स में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स में आप देखिए कि स्टार्च, जिसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और दूसरा ग्लाइकोजन और तीसरा सेलुलोज। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं। इसके अलावा काइटिन भी एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है, अभी उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। पहले इन तीनों को जरा हम कंपेयर कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि इनका जो सोर्स है ना वो डिफर करता है। जैसे आप अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को देखिए, ये प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ग्लाइकोजन इज एनिमल कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज इज अगेन प्लांट कार्बोहाइड्रेट। इनका अगर हम सब यूनिट कंपेयर करें तो स्टार्च भी और ग्लाइकोजन, ये दोनों स्टार्च की दोनों फॉर्म्स और ग्लाइकोजन, ये सब अल्फा ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। लेकिन सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज।
फिर इसी तरह से इनके अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, आपको अमाइलोज में स्पेसिफिकली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा, लेकिन माइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी मिलता है। और इसी तरह से ग्लाइकोजन में भी माइलोपेक्टिन की तरह अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा, लेकिन सेलुलोज इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। फिर इसी तरह से इनकी अगर हम ब्रांचेस को कंपेयर करें, यानी स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, तो स्टार्च में आपको अमाइलोज के अंदर किसी किस्म की कोई ब्रांच नजर नहीं आएगी। ये एक बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये आमतौर पर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ऑन द अदर हैंड अमाइलोपेक्टिन, इसमें ब्रांचेस मौजूद हो सकती हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर 20 सब यूनिट्स के बाद आपको एक ब्रांच मिलेगी। लेकिन ग्लाइकोजन, इसमें भी ब्रांचेस तो होती हैं और ये अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगा, क्योंकि तकरीबन हर 10 यूनिट के बाद आपको इसमें ब्रांच नजर आएगी। और सेलुलोज अगेन ये अनब्रांच्ड होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनकी डायग्राम देख सकते हैं कि जो अमाइलोज होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगा, बल्कि यहां पर इसको ज्यादा करेक्टली यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये यूं स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होगा। ऑन द अदर हैंड अमाइलोपेक्टिन ये स्ट्रेट होता है, लेकिन इसमें आपको ब्रांचेस नजर आएंगी, ये इस तरह क्वाइल्ड नहीं होगा जैसे आपको ये अमाइलोज दिखाया। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी आपको ये अमाइलोपेक्टिन के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग नजर आएगा, बस फर्क ये होगा कि ग्लाइकोजन के ऊपर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी और अमाइलोपेक्टिन पर नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत कम होंगी। और इसी तरह से अब आप सेलुलोज को देखिए, तो सेलुलोज भी एक अनब्रांच मॉलिक्यूल है, लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए तो सेलुलोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यूं अपराइट पोजीशन में, तो दूसरा इन्वर्टेड पोजीशन में, फिर अपराइट फिर इन्वर्टेड। इस तरह से आपको ये पूरा स्ट्रक्चर इसका नजर आएगा। और इसके अलावा इनकी अगर हम शेप कंपेयर करें तो ये देखिए, ये शेप आपको नजर आ रही है, मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया कि ये स्पाइरल शेप में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रांचिंग नेटवर्क पर मुश्तमिल होगा। लेकिन ग्लाइकोजन के मुकाबले में आपको माइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कम नजर आ रही है, ये ज्यादा ब्रांच्ड है, और जबकि सेलुलोज ये भी अनब्रांच्ड होता है और ये इस तरह से लीनियर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और भी पॉइंट याद रखना है कि इन मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करने के लिए एक बायोकेमिकल टेस्ट सजेस्ट किया जाता है, जिसे आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन, आपने अगर लैब में आयोडीन सॉल्यूशन को देखा हो तो ये कोई तकरीबन ये गोल्डन ब्राउन कलर का आपको ये सॉल्यूशन नजर आएगा, गोल्डन ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, इसे आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन जब हम किसी मटेरियल के ऊपर पोर करते हैं और उसका कलर अगर एट वंस डार्क ब्लू या पर्पलिश कलर हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो सैंपल स्टार्च कंटेन करता है। और अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन को किसी सैंपल के ऊपर पोर करें और उसका कलर एट वंस रेड हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर ग्लाइकोजन मौजूद है। लेकिन सेलुलोज की केस में आयोडीन का कोई कलर चेंज अपीयर नहीं होता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर आयोडीन मौजूद है अगर उसका कलर चेंज नहीं होता, वहां पर कोई तीसरी चीज भी हो सकती है अगर कलर चेंज नहीं हो रहा। बहरहाल हम सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो आयोडीन टेस्ट के जरिए सेंस नहीं हो सकता। जी, तो पॉलीसेक्राइड में देखिए अमाइलोज अभी हमने जो कवर किया, तो अमाइलोज बेसिकली ये हॉट वाटर के अंदर सॉलेबल होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये कार्बन 1 है इसका, और इस मॉलिक्यूल का ये कार्बन 4 है, तो कार्बन 1 और 4 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से ये 2 अल्फा ग्लूकोजेस का जो डाइसेक्राइड बनता है उसे कहते हैं माल्टोज। तो ये माल्टोज बना है, उसके साथ फिर एक और ग्लूकोज कंडेंस होगा, फिर एक और होगा, तो यूं इस तरह से नंबर ऑफ ग्लूकोजेस जब कंडेंस हो जाते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टार्च एंड दिस टाइप ऑफ अनब्रांच्ड स्टार्च इज कॉल्ड अमाइलोज। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में आपको इस तरह से ये ना सिर्फ एक स्ट्रेट चेन नजर आएगी जिसके अंदर आपको अल्फा 1,4 टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस मिलेंगी, बल्कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक एडिशनल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी नजर आएगा। ब्रांचिंग जिस जगह पर मौजूद होती है, तो वो ब्रांच वाले पॉइंट पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी नजर आएगा। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर का जहां तक ताल्लुक है, तो सेलुलोज ये बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से बाकी आपने अल्फा ग्लूकोज पढ़ा, इसी तरह से ये बीटा ग्लूकोज भी है। तो इसमें आप देखिए कि इसका ऑक्सीजन की तरफ OH ग्रुप है, तो ये इन्वर्टेड पोजीशन में आ गई है।
फिर उसके बाद ये अपराइट पोजीशन में है, फिर इन्वर्टेड। तो इस तरह से इन्वर्टेड अपराइट पोजीशंस में ये ग्लूकोज यूं अरेंज्ड होते हैं और इस मॉलिक्यूल को सेलुलोज कहा जाएगा। सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस पाई जाती हैं और ये स्ट्रक्चर सेलुलोज मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देगा। इसी तरह से काइटिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरह का है। काइटिन सिर्फ फर्क ये है कि ये फंजाई का ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है और जबकि सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। काइटिन इज आल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज, समटाइम इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, फंगल सेलुलोज। तो इस लिहाज से आपसे अगर पूछा जाए कि क्या फंजाई के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, नो, फंजाई डू नॉट कंटेन सेलुलोज। लेकिन व्हाट इज फंगल सेलुलोज, तो फिर आपका आंसर होगा काइटिन इज कॉल्ड फंगल सेलुलोज। तो काइटिन ये फंगल सेलुलोज कहलाता तो है, लेकिन वैसे आपसे फंजाई में सेलुलोज का पूछा जाए तो आपने इनकार करना है, नो, फंजाई डू नॉट कंटेन सेलुलोज। काइटिन में जो इसका मोनोमेरिक यूनिट है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा और वो उसमें मॉडिफिकेशन क्या है आप देखिए। ये वैसे आमतौर पर जो बीटा ग्लूकोज बनाते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बीटा ग्लूकोज है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके कार्बन 2 पर OH की जगह पर नाइट्रोजन आ गया, अमाइनो ग्रुप आ गया और इस अमाइनो ग्रुप के साथ ये एक कीटो ग्रुप है और उसके बाद फिर आपको ये मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं एन एसिटाइल ग्रुप। तो इस एन एसिटाइल ग्रुप के आने की वजह से ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इस शुगर का नाम बन गया है ग्लूकोसेमाइन। इसको बल्कि पूरा नाम देते हैं एन एसिटाइल, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। इसको पूरा नाम क्या दिया जाएगा, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो ये बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एक अमाइनो शुगर है। इस अमाइनो शुगर की आपको ये इन्वर्टेड पोजीशन नजर आ रही है, ये अपराइट पोजीशन, ये इन्वर्टेड, ये अपराइट, इन्वर्टेड अपराइट। इस तरह से ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के जरिए अगर ये बहुत सारे बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन कंबाइन हो जाएं तो ऐसी लीनियर चेन को काइटिन कहा जाएगा। तो काइटिन और सेलुलोज का स्ट्रक्चर बहुत रिजेंबलिंग था और इसी तरह से आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बहुत रिजेंबलिंग नजर आया। पॉलीसेकेराइड की इन तमाम टाइप्स में आपने सेलुलोज को खास तौर पर याद रखना है कि सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। पॉलीसेकेराइड में भी मोस्ट अबंडेंट है और ओवरऑल भी ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। इसके अलावा आप पॉलीसेकेराइड्स पढ़े होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एगर है, पेक्टिन है एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो ये मजीद कुछ डिफरेंट टाइप्स की पॉलीसेकेराइड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा बच्चों, आज का ये लेक्चर हम इसी जगह पर कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर में जितने भी कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं आपको बखूबी वो समझ में आ चुके होंगे और इस लेक्चर के जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उनको आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिया होगा। और अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होता है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में जितने भी कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से समझने के बाद अपनी बुक्स में से इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और जब आप ये यकीन कर लें कि आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद फिर आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs की असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मुलाहिजा कर रहे हैं, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपको वो MCQs असाइनमेंट ऑनलाइन दस्तयाब हो जाएगी। आप उसको उसी जगह पर अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस उसमें गलत हुए, तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा अपनी बुक में रिव्यू कर सकते हैं या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अच्छा बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत, अपने घर में रहिए, महफूज रहिए और इन लेक्चर से इस्तिफादा हासिल करते रहिए। मुझे आप इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.